हेलो बेटा। बेटा हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन काफ़ी अगर तुम ऐसे इसको तरीके से देखोगे सिस्टमेटिक तो ज़्यादा टॉपिक उसके अंदर है नहीं। ठीक है, बेसिक टॉपिक क्या है, एटॉमिक रेडियस है जहाँ पे आयनिक रेडियस के क्वेश्चन बनते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लास्ट टॉपिक है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैंने तुम्हें दो टॉपिक और बता रखे हैं उसके अंदर, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, ये दोनों टॉपिक वैसे जनरली आते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, बट तुम्हें मैंने यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो नया चैप्टर है बेटा, वो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, बहुत से बच्चों ने इसका नाम पहले सुना होगा। ठीक है, 9th और 10th में पहले नाम सुन लिया होगा। एक बात बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, ये पूरी केमिस्ट्री का जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है वो है। ठीक है, जो पूरी केमिस्ट्री के अंदर अगर तुम जेईई के लिए जा रहे हो या नीट के लिए जा रहे हो, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वेटेज होगा क्वेश्चंस आने का, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जहाँ से बनते हैं, ये वो चैप्टर है। तो यहाँ पे प्लीज़ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तरीके से थोड़ा ध्यान देना, डेली की डेली वीडियो देखो। ठीक है, और जितने भी डाउट्स आते हैं वो सबके सब क्लियर कर लेना। ठीक है ओके, हर जगह काम आने वाला है टॉपिक है। वैसे काफ़ी चीज़ें तुमने इसके पहले देख ली होंगी, इसकी एप्लीकेशंस। देखो, केमिकल बॉन्डिंग, बॉन्ड मतलब तो समझ आता है, बॉन्ड किसको बोल रहे हैं, या केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग का मैं तुम्हें एक बार पहले ही चीज़ बताई थी बेटा कि बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, कोई भी एलिमेंट बॉन्ड क्यों बना रहा है, क्यों बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा काम किसके लिए होता है, स्टेबिलिटी के लिए। ये सेम बातें मैंने तुम्हें पहले बताई है। कोई अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है, कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है, ये पूरा काम किसके लिए हो रहा है बेटा, स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो बॉन्डिंग का मेन रीज़न क्या है, स्टेबिलिटी। अगर कहीं पे बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब वो जो कंपाउंड बनने जा रहा है या वो जो मॉलिक्यूल बनने जा रहा है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, अब देखो दो चीज़, स्टेबिलिटी जब हम बोलते हैं तो दो चीज़ से समझ आती है हमें, या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो, किसी अगर एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ऑक्टेट कंप्लीट मतलब जैसे हमने बोला कोई एलिमेंट है m, सही है, कोई एलिमेंट m है, मैंने बोला इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8। ठीक है, इसका मतलब इसका जो लास्ट शेल है, वैलेंस शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, और यही इसका ऑक्टेट कहलाता है। अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये स्टेबल होगा। तो सभी एलिमेंट्स जनरली ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए जाते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, जनरली जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट कंप्लीट होने से स्टेबिलिटी बनती है, समझ आता है। तो अगर किसी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो स्टेबल होगा, पहला तो ये है स्टेबिलिटी। दूसरा मैंने तुम्हें बताया था बेटा, लाइव क्लास में भी डिस्कस किया था, वापस बोल रहा हूँ, अगर किसी कंपाउंड मॉलिक्यूल या एलिमेंट की एनर्जी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर एनर्जी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है बात, दोनों चीज़ें समझ आती हैं, दोनों बात समझ आती हैं। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत लेंथी टॉपिक है पूरे चैप्टर, काफ़ी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे इसमें। पूरे बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, वैन डर वाल्स फोर्सेस है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम सब डिस्कस यहाँ पे करेंगे। बट तुम्हें समझ आनी चाहिए कि बॉन्ड बन क्यों रहा है। तो बॉन्ड बनता है बेटा स्टेबिलिटी के लिए, और स्टेबल कैसे हो सकते हैं, या तो ऑक्टेट कंप्लीट हो या तो एनर्जी कम हो उसकी। ठीक है, देखो जो बॉन्ड होते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ये दो टाइप के होते हैं बेटा। जो बॉन्ड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप के जो बॉन्ड होते हैं इनको बोलते हैं प्राइमरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड इनको बोलते हैं, सेकंड वाले को बोलते हैं सेकेंडरी बॉन्ड। सेकेंडरी बॉन्ड, ठीक है। प्राइमरी बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, एक तो इसको प्राइमरी बॉन्ड बोला जाता है, दूसरा नाम होता है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर, सॉरी इंटर एटॉमिक। सेकेंड इन्हीं का नाम होता है इंटर एटॉमिक, और यहां इनको बोला जाता है
इंटर मॉलिक्यूलर। मैं पूरे नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी नाम चेंज करके पूछ लिया जाएगा तुमसे कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड कौन सा है, ठीक है, इंटर एटॉमिक बॉन्ड कौन सा है, ठीक। जो प्राइमरी बॉन्ड होते हैं इन्हीं को बोला जाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और जो सेकेंडरी हैं इनको बोला जाता है वीक बॉन्ड। पहली चीज़ तो अभी बॉन्ड की बात ही नहीं करी कौन कौन से बॉन्ड है। अभी मैं तुम्हें सिंपल बता रहा हूँ कि बॉन्ड दो टाइप के होंगे, या तो प्राइमरी बॉन्ड होगा या तो सेकेंडरी बॉन्ड होगा, या तो इंटर एटॉमिक होगा या तो इंटरमॉलिक्यूलर होगा, या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा या वीक बॉन्ड होगा। इस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स के अंदर कौन कौन से बॉन्ड्स आते हैं? तो पहला बॉन्ड आता है बेटा इसमें कोवेलेंट बॉन्ड। जो फर्स्ट बॉन्ड आता है इसके अंदर, प्राइमरी बॉन्ड के अंदर जो पहला बॉन्ड है, या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बात करें या इंटर एटॉमिक की बात करें, तो पहला कोवेलेंट बॉन्ड है। दूसरा आता है बेटा इसमें मेटालिक बॉन्ड। फिर आता है बेटा आयोनिक, और जो लास्ट बॉन्ड आता है बेटा वो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसी को बोला जाता है डेटिव बॉन्ड। इसी का क्या नाम है? दूसरा डेटिव बॉन्ड। समझ आ रही बात क्या बोल रहा हूँ? तो जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड्स होते हैं, जो इंटर एटॉमिक बॉन्ड होते हैं, ये जो बॉन्ड होते हैं कौन कौन से होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, और कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही डेटिव बॉन्ड बोला जाता है। तो ये तुम्हारे सब किस में आएंगे? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में से। ये चारों बॉन्ड किसके अंदर आते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ आयनिक बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या वीक बॉन्ड? तुम्हें पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट नीट के बच्चों से कि कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड किसके अंदर आता है, इंटर एटॉमिक है कि इंटरमॉलिक्यूलर है? तुम्हें पता होना चाहिए इंटर एटॉमिक है। कौन सा बॉन्ड है? प्राइमरी बॉन्ड है कि सेकेंडरी बॉन्ड है? पता होना चाहिए प्राइमरी बॉन्ड है, ठीक है। ये किसी बुक्स में तुम्हें एक साथ नहीं दिया गया होगा, ठीक है। जनरली हम कैसे कैटेगराइज करते हैं? इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर। बट इसको ध्यान से समझ लेना, ये पूरा इसका तीनों नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब बात आती है बेटा, तो वीक बॉन्ड किसको बोलते हैं? तो पहला बॉन्ड आता है इसमें वैन डर वाल फोर्स। जनरली वैन डर वाल कोई बॉन्ड नहीं है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे वैन डर वाल फोर्स या वैन डर वाल बॉन्ड। सेकंड आता है बेटा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड। फर्स्ट है वैन डर वाल और दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। अब वैन डर वाल जो फोर्स है या वैन डर वाल जो बॉन्ड है, इसके वापस से 5 कैटेगराइज करके इसको 5 तरीके से कैटेगराइज किया, और जो हाइड्रोजन है इसको 2 तरीके से। तो हाइड्रोजन में पहला आता है बेटा इंटर, और दूसरा आता है इंट्रा। इंटरमॉलिक्यूलर या इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। इतना भी हम इसको जब पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे हाइड्रोजन को तब पढ़ेंगे, बट अभी ध्यान से समझो हम क्या बोल रहे हैं। बस ये चीज़ समझनी है तुमने। अब ये सब बॉन्ड हमने पूरा डिटेल में डिस्कस करनी। पहली चीज़ कि टाइप ऑफ बॉन्ड्स, पहली हेडिंग ही है इसमें टाइप ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। तो क्या है, हमारे पास 2 टाइप के बॉन्ड है, इंटर एटॉमिक और इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। इंटर एटॉमिक को ही हम बोल रहे हैं प्राइमरी बॉन्ड, और इंटरमॉलिक्यूलर को बोला रहा है सेकेंडरी बॉन्ड। फिर स्ट्रॉन्ग या वीक बॉन्ड। अब ये क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा पूछा आता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में ये बहुत ज़्यादा बार पूछा आता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का कौन सा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है या वीक बॉन्ड है? तो बेटा कौन सा बॉन्ड होता है? वीक बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे कॉमन जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है वाटर के अंदर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो देखें, मतलब जो बहुत ही कॉमन है, जहाँ पे तुम डायरेक्ट समझ सकते हो, तो वो है वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को टाइटली अट्रैक्ट करता, और पानी को तुम पीते नहीं फिर खाते, क्योंकि लिक्विड से किस में कन्वर्ट होता है? सॉलिड में, ठीक है। तो ये बात एक तरीका तो ये है। दूसरा सिंपल सा तरीका क्या याद रखना है तुमने? केवल वीक बॉन्ड या सेकेंडरी बॉन्ड याद रख लो। केवल वैन डर वाल और हाइड्रोजन, ये 2 बॉन्ड ही वीक बॉन्ड है। बाकी जितने भी बॉन्ड होंगे वो सब किसके अंदर रहेंगे? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के अंदर रहेंगे। क्लियर है? अब एक छोटा सा ओवरव्यू समझ लो, हमने करना क्या क्या इस पूरे चैप्टर में, ये तो तुमने नोट कर लिया होगा। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर बेटा अलग अलग थ्योरी आती है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब समझ आता है ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, ठीक है।
ये मैं तुम्हें वापस नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने पहले डिस्कस कर लिया। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बन रहा है, सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर अलग अलग थ्योरी है। पहली थ्योरी जो आती है वो है लुईस डॉट थ्योरी, ठीक है। लुईस डॉट थ्योरी ये आती है, तुम्हें पता होगा, इससे पहली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सेकंड थ्योरी आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे वो आता है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। उसके बाद आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन की मैंने बात करी थी, वो इसी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हमने इन बॉन्ड्स को कवर करते हुए पढ़ना है। क्लियर है बेटा बात? तो सबसे पहले तो ये नोट कर लो, और उम्मीद करता हूँ ये जितनी बात मैंने बोली है ये साथ साथ में तुम्हें रट भी गई होंगी। किसको प्राइमरी बॉन्ड बोल रहे हैं, किसको सेकेंडरी बॉन्ड बोल रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ आती है, इसको नोट कर लो यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात और समझते हैं बेटा कि बॉन्ड बनने का रीज़न क्या है, कॉज ऑफ बॉन्ड, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, तो इसको पहले नोट कर लो। मैं हट रहा हूँ साइड में, इसको कर लो जल्दी से, स्क्रीन पॉज करके लिख लेना। हो गया? अब जो मैं बताने जा रहा हूँ बेटा थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन समझने की कोशिश करोगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग डालना, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के कारण क्या है, किस कारण से केमिकल कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो पहला कॉज तो है इसमें बेटा एक्वायर टू मिनिमम एनर्जी, जो पहला रीजन है, ठीक है। एक्वायर टू मिनिमम एनर्जी, मैंने बताया था ना कि अगर किसी कंपाउंड की, किसी एलिमेंट की अगर एनर्जी कम है, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर एनर्जी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। देखो इसको यहां से समझना है इसको। सपोज एक एटम ये है, थोड़ा ऊपर करता हूं, इसको समझ नहीं आएगा। देखो बेटा ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। इसको मानते हैं हम एटम ए, इसको मानते हैं एटम बी। अब ये पढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक बार एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक फॉर्मूला बताया था, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था, क्या रहता है, के Q1 Q2 अपॉन आर। ये फिजिक्स के अंदर भी देखा होगा तुमने, के Q1 Q2 अपॉन आर, फिजिक्स में देखा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं तो आर रहेगा, अगर फोर्स की बात तुमने पढ़ी होगी फिजिक्स में तो वहाँ पे आर स्क्वायर इसको कर लेते हैं। उस चीज़ को छोड़ो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, के Q1 Q2 अपॉन आर। Q1 Q2 क्या है, यहाँ पे चार्ज है, ठीक है। अब ध्यान से समझना बेटा, ये एटम ए है, ठीक है, कलर ले लेता हूँ दूसरा, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। ये एटम बी है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। इसका जो न्यूक्लियस है, एटम ए का जो न्यूक्लियस है, इसको मान लेते हैं न्यूक्लियस एन ए, और इसके न्यूक्लियस को मान लेते हैं न्यूक्लियस बी। इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसको मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन ए, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है इसको मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन बी। यहाँ तक तो कोई कष्ट नहीं है, ये समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। इसके न्यूक्लियस को, एटम ए का न्यूक्लियस है तो मैंने एन, ये न्यूक्लियस एन ए लिख लिया, इसको मान लिया एन बी। इसके इलेक्ट्रॉन को ई ए नाम दिया है मैंने, इसके इलेक्ट्रॉन को दिया है ई बी। अब देखो बेटा, जब ये दोनों एटम, अब थोड़ा ध्यान से समझना, पहली बात ये समझ लो कि अगर मैं अट्रैक्शन और रिपल्सन की बात करता हूँ तो अट्रैक्शन की जो कैपेसिटी होती है, मतलब जो रेंज है वो ज़्यादा होती है। सपोज़ मैं न्यूक्लियस हूँ और मैं यहाँ से, पूरी क्लास है, ठीक है, हमारी पूरी क्लास में जो रो हैं, जो बेंचेस हैं, वो 10 बेंचेस हैं, तो मैं अगर यहाँ से 4 बेंचेस तक रिपेल कर पा रहा हूँ तो अट्रैक्ट कहाँ तक कर पाऊँगा, 6 या 7 बेंच तक। मतलब जो अट्रैक्शन की पावर है वो ज़्यादा रहती है कंपेयर टू रिपल्सन के, ठीक है। इसमें कुछ भी कन्फ्यूज़न मत करना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करते हैं,
जब ये इनफाइनाइट पे है, जब ये दो के दो एटम इनफाइनाइट में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, जो भी एनर्जी होगी इनफाइनाइट पे वो क्या होगी, जीरो। अगर हम आर ये डिस्टेंस को क्या कर लेते हैं, इनफाइनाइट कर लेते हैं। अगर इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो आर है इसको मैं बोल लेता हूँ ये इनफाइनाइट है, ठीक है। अगर ये इनफाइनाइट है तो उस टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। अगर इस टाइम पे एनर्जी क्या रहेगी, जीरो। अब जैसे ही दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करने लगेंगे बेटा धीरे धीरे, तो क्या होगी, दोनों एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपाउंड बनने जा रहे हैं, ठीक है। हमने Na+ और Cl- के केस में बात करी थी, थोड़ा अगर ध्यान दोगे तो याद आएगा। मैंने बॉर्न-हेबर साइकिल में बताया था, जब दो एटम एक दूसरे को कंबाइन करते हैं तो उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है, बोला था, ठीक है। जब दोनों एटम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, कॉम्बिनेशन के लिए जा रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज होगी, समझ पा रहे हो। तो जब दो एटम एक दूसरे को क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे, ये एटम इस साइड को गया और एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज करेगी। और अगर एनर्जी रिलीज होगी बेटा तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। मैं बोल रहा हूँ अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ पे, तो देखो जब इनफाइनाइट पे थे, आर क्या था, इनफाइनाइट था, तो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो, तो ये पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। अब जैसे जैसे एक दूसरे को अप्रोच करेंगे एनर्जी धीरे धीरे कम होगी, समझ पाए। जैसे जैसे एक दूसरे को अप्रोच करेंगे एटम, तो स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं, स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं मतलब एनर्जी कम हो रही है सिस्टम की। यही तो बोला था मैंने कि अगर एनर्जी कम है इसका मतलब जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या, स्टेबल है। तो एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो स्टेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे एनर्जी कम होगी, ठीक है। अब देखो इस केस में यहाँ पे देखना, जो Na है बेटा, न्यूक्लियस A है, ये जो न्यूक्लियस A है ये क्या करेगा, B के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव है। और जो न्यूक्लियस B है वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो Na B को अट्रैक्ट करेगा, Nb A को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। समझ पाए बात को। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन उसी टाइम पे बेटा जब आगे बढ़ रहे होंगे तो ये जो E है, EA और EB, EA और EB ये जो दोनों हैं ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। समझ पा रहे हो। मैं दो एटम हैं, दोनों के अंदर क्या है, एक में न्यूक्लियस है एक में इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, तो इसका न्यूक्लियस, इसका पॉजिटिव चार्ज सामने वाले नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। सेम केस इसमें भी होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे अट्रैक्शन बढ़ेगा। पर जैसे जैसे सामने आते जाएंगे, पहले अट्रैक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। एक फिक्स टाइम ऐसा आएगा बेटा जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के सामने होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, EA EB को रिपेल करेगा और जो Na है, न्यूक्लियस A न्यूक्लियस B को रिपेल करेगा। आराम से समझना इस कहानी को पूरा। अगर ये चीज़ समझ आ गई पूरा समझ आएगा। मैं कह रहा हूँ जब दो एटम इनफाइनाइट पे थे तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो जीरो थी, ठीक है। ये ग्राफ अगर हम देखेंगे तो पहले एनर्जी जीरो है, अगर हम जिसको जीरो मान लेते हैं पहली लाइन को। जैसे जैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे, एक दूसरे को अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे बेटा, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो धीरे धीरे कम होगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम स्टेबल होने की ओर जा रहा है। तो एनर्जी क्या हुई, धीरे 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 कम हुई। न्यूक्लियस A इलेक्ट्रॉन B को अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस B इलेक्ट्रॉन A को अट्रैक्ट कर रहा है। मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, ठीक है। और उसी टाइम पे जब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे तो इलेक्ट्रॉन A इलेक्ट्रॉन B को भी रिपेल कर रहा होगा। जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, दो नेगेटिव चार्ज हैं, वो रिपेल कर रहे होंगे। बट उस केस में क्या होता है बेटा, अट्रैक्शन की पावर ज़्यादा रहती है। अट्रैक्शन यहाँ पे क्या रहेगा, डोमिनेटिंग फैक्टर रहेगा, ठीक है। तो एक फिक्स टाइम ऐसा आएगा, एक फिक्स टाइम ऐसा आ गया, जैसे एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे, फिक्स टाइम ये आ गया। अब इससे आगे तुम इसको नहीं ले जा सकते हो, ठीक है। इस एनर्जी से आगे तुम इसको नहीं ले जा सकते हो। अब ये, अब ऐसा क्यों, अचानक से ऐसा क्या हो गया? मैंने तुम्हें क्या बोला बेटा, यहाँ पे देखना, ये जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, ये जो न्यूक्लियस है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, जबकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, ठीक है। तो अट्रैक्शन बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे एक दूसरे के सामने आते रहेंगे बेटा, अभी जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे थे। अभी न्यूक्लियस क्या कर रहा था, केवल इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। न्यूक्लियस केवल क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था,
ठीक है। अब ये दोनों न्यूक्लियस पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे थे। क्यों? मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो रिपल्सन है उसकी रेंज कम रहती है कंपेयर टू अट्रैक्शन की। तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट तो कर पा रहा है यहाँ पे, बट न्यूक्लियस और न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल नहीं कर पा रहे हैं। बट जैसे जैसे क्या होगा, ये एक दूसरे के सामने आएंगे तो एक फिक्स टाइम यहाँ पे ऐसा आएगा बेटा जब अट्रैक्शन और रिपल्सन बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के सामने आ गए। अभी तक तो केवल इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे थे, बट एक फिक्स टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे डिस्टेंस कम हो जाएगी तो ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं ये भी एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। अब इससे आगे तुम इसको नहीं ले जा सकते हो। अगर इससे आगे तुम इसको ले गए तो रिपल्सन बढ़ जाएगा। अगर इस लेंथ से तुम इसको आगे ले गए तो रिपल्सन बढ़ जाएगा, और रिपल्सन अगर बढ़ेगा बेटा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी वापस से ऊपर चली जाएगी। बॉन्ड ब्रेक का मतलब क्या है, अनस्टेबिलिटी बढ़ गई। अनस्टेबिलिटी का मतलब क्या है, एनर्जी इंक्रीज हो गई। समझ पाए? नहीं समझिए होगे, सुनो वापस से। दो एटम जब एक दूसरे को अप्रोच, जब इनफाइनाइट पे थे एनर्जी जीरो थी, ठीक है। तो जैसे जैसे एक दूसरे को अप्रोच करने लगे तो पहले एटम के न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, और दूसरे एटम का न्यूक्लियस पहले एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। बट सेम टाइम पे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेल्स में है बेटा, ठीक है। समझ आ रही बात है? तो ये केस हो रहा था पहले, ये दोनों अट्रैक्शन वाला पार्ट चल रहा था और ये जो रिपल्सन है ये चल रहा था, ठीक है। तो धीरे धीरे पहले अट्रैक्शन बढ़ा इनकी ओर, अट्रैक्शन बढ़ रहा था तो बॉन्ड बनने जा रहा था। एक फिक्स टाइम ऐसा आया जहाँ पे बॉन्ड बन गया। ये जो मैंने लाइन खींची है ना, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन गया। मतलब अब इससे आगे तुम अगर दोनों एटम को ले जाओगे, अगर इससे आगे इन दोनों एटम को ले जाओगे, ये ठीक जहाँ पे मैंने लाइन खींची है बॉन्ड से, ये एनर्जी मिनिमम है, ठीक है। मिनिमम है इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पे मिनिमम एनर्जी थी तो बॉन्ड बन गया। क्यों? क्योंकि अगर इससे आगे तुम ले जाओगे, अब दोनों न्यूक्लियस भी आमने सामने आ जाएंगे। ये जो दोनों न्यूक्लियस लिखे हैं यहाँ पे, ये दिख रहे हैं दोनों, ये दोनों भी आमने सामने आ जाएंगे और एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, एनर्जी वापस से इंक्रीज हो जाएगी। समझ गए? तो समझ आया क्या बोला? जब दोनों एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे तो इस पार्ट पे क्या था, एनर्जी मिनिमम थी, और जहाँ पे एनर्जी मिनिमम थी इसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी। ये इस एटम की क्या थी, बॉन्ड एनर्जी थी। और जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है बेटा, ये जो लिखा है मैंने, ये जो पहली लाइन दी है ये है तुम्हारी इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस या आर लिख लेते हैं इसको, ठीक है। आर समझ लेना, ये आर है और ये क्या है ऊपर वाला, पोटेंशियल एनर्जी। सही है? हटा के दोबारा लिख देता हूँ बेटा ऊपर। ये समझ आ गया कि मिनिमम एनर्जी एक्वायर करने के बाद कैसे स्टेबिलिटी बन गई। जितनी एनर्जी कम होगी, वापस सुन लो, एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका मतलब जहाँ पे एनर्जी सबसे कम होगी वहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। किसी भी एटम का, पूरे दुनिया में अगर तुम कोई भी दो एटम उठा लो, किसी भी दुनिया में अगर तुम कोई दो मॉलिक्यूल्स उठा लो, कोई कंपाउंड उठा लो, तो उनकी डिस्टेंस पहले से ही फिक्स है। तुम उस डिस्टेंस से ना ज़्यादा उसके पास ले जा सकते हो, उसके ज़्यादा क्लोज ले आओगे तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और उस डिस्टेंस से पीछे करोगे तो बॉन्ड अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़े थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़े थे। पहले को हमने क्या बोला, Na, दूसरे को बोला Nb। इसके इलेक्ट्रॉन को बोला इलेक्ट्रॉन A, इसके इलेक्ट्रॉन को बोला इलेक्ट्रॉन B। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस A इलेक्ट्रॉन B को अट्रैक्ट करेगा, न्यूक्लियस B इलेक्ट्रॉन A को अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट कब, जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। बट इलेक्ट्रॉन A और इलेक्ट्रॉन B एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ये 0 है, तो जब यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, Q1 Q2 बाई R। तो R अगर इनफाइनाइट होगा तो ये क्या रहेगा, 0, ठीक है। जैसे ही एटम एक दूसरे को अप्रोच करना स्टार्ट किया, एनर्जी कम हुई,
स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं तो एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक है। ये हम बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी है, और ये क्या है, आर। तो एक दूसरे को अप्रोच करने लगे तो धीरे धीरे स्टेबिलिटी की ओर गई, एनर्जी कम, ठीक है। एक फिक्स टाइम के बाद क्या होगा, यहाँ पे पता चलेगा ये कि एनर्जी मिनिमम है। एनर्जी क्या है, मिनिमम। क्यों? क्योंकि अगर इससे आगे जाओगे तो पता चलेगा कि न्यूक्लियस ए और न्यूक्लियस बी, ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। और अगर रिपेल करेंगे तो यहाँ पे रिपल्सन बढ़ेगा और सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, अचानक से क्या हो जाएगी, इंक्रीज होएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये फिक्स पार्ट में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। ये जो मैंने डॉट लिखा है, जहाँ पे मिनिमम एनर्जी होगी वो कहलाती है इसकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। समझ आती बात है? इसी को हम क्या बोलते हैं, किसी भी एटम का बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ बॉन्ड बने और हर एटम का बॉन्ड फिक्स होता है। अब समझो, इससे तुम आगे ले जा नहीं सकते। अगर ये बॉन्ड है किसी का, इससे आगे नहीं ले जा सकते। क्यों? आगे ले जाओगे तो रिपल्सन होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इससे पीछे भी नहीं ले जा सकते हो। पीछे ले जाओगे तो अपने आप ही तुम उसको पीछे कर रहे हो, एटम को, बॉन्ड खुद ही तोड़ रहे हो। समझ रहे? तो हर एटम की दुनिया में बॉन्ड फिक्स रहती है। हर एटम या दो एटम के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड है वो हमेशा फिक्स है। ऐसा नहीं कि O2 में पहले अलग बॉन्ड बना, सेकंड टाइम पे अलग बॉन्ड बन गया, ठीक है, या N2 में पहले अलग बॉन्ड बना, सेकंड टाइम पे अलग। हर किसी की लेंथ फिक्स हो गई। तो ये कहलाता है बेटा पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, ठीक है। इसको उतार लो। तो फर्स्ट जो फर्स्ट पॉइंट था, ये जो मैंने तुम्हें समझाया है, इसके ऊपर हेडिंग डालना, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। इसके ऊपर लिखना, ये जो मैंने समझा दिया, ये टॉपिक है तुम्हारा, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। मतलब मिनिमम एनर्जी एक्वायर करने की टेंडेंसी है। जहाँ पे मिनिमम एनर्जी होगी, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। लिखो इसमें पहला पॉइंट, व्हेन टू एटम अप्रोचिंग ईच अदर, व्हेन टू एटम अप्रोचिंग ईच अदर, जब दो एटम आपस में कर रहे हैं, एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। व्हेन टू एटम अप्रोचिंग या अप्रोचेस ईच अदर, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम। ये समझ आती है ना तुम्हें क्या बात कर रहे हैं? जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं तो पहले एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और दूसरे एटम का न्यूक्लियस पहले एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। व्हेन टू एटम अप्रोचेस ईच अदर, देन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम attract the electron of second atom, attract the electron of second atom या another atom। सेकंड इसमें लिखना, सेकंड इसमें लिखना, टू न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस से बात हो रही, ठीक है। टू न्यूक्लियाई या टू न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ एटम, टू न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ बोथ एटम रिपेल ईच अदर। मतलब दोनों एटम के न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर। थर्ड पॉइंट लिखना, इफ नेट रिजल्ट, अगर नेट रिजल्ट, स्टेबिलिटी कहाँ पे होगी बताओ? स्टेबिलिटी कब सबसे ज़्यादा होगी? जहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पे, या जहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा होगा वहाँ पे, या एनर्जी यहाँ पे मिनिमम? जहाँ पे एनर्जी मिनिमम होगी बेटा वहाँ पे क्या होगा? स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें लिखना, इफ नेट रिजल्ट इज अट्रैक्शन, if net result is attraction, if net result is attraction, the total energy of the system, the total energy of a system, the total energy of a system decreases। जब नेट रिजल्ट क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, तो सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। एंड अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म, एंड
केमिकल बॉन्ड फॉर्म, इसको लिख लेना। एंड केमिकल बॉन्ड फॉर्म, ठीक है, इसको लिख लेना। एक चीज और लिख लो इसमें नीचे, रुको। जो अट्रैक्शन है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी के, ठीक है। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी बेटा, ठीक है। और अगर एनर्जी कम हो रही है तो किसकी ओर को जा रहा है, स्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। तो अगर एनर्जी कम हुई, यहाँ पे लिख लेता हूँ, अगर एनर्जी कम हुई तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लिख सकते हो इसको, इफ अट्रैक्शन इज इंक्रीज्ड then energy of system is decreases, then energy of system is decreases and stability increased। मतलब अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, और अगर स्टेबिलिटी कम हो रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, सॉरी, सिस्टम, अगर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, और अगर एनर्जी कम हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा बेटा पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ, इसको बना लो अभी। तो ये है तुम्हारा फर्स्ट कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट कॉज ये है। सेकंड कॉज तो तुमने बचपन से पढ़ा रहा है, वो एक्वायर ऑक्टेट रूल, समझ आ गई। इस पूरी कहानी में हमने क्या बोला कि पहले एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और दूसरे एटम का न्यूक्लियस पहले एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। बट दोनों एटम के न्यूक्लियस और दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं कि अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, कंटिन्यू कम होगी, और ठीक है, अगर एनर्जी कम हो रही है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इस पोजीशन पे केमिकल बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो हर किसी कंपाउंड का बॉन्ड फिक्स होता है, उससे अगर हम क्लोज लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक मतलब स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, या बहुत ज़्यादा से क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होने का क्या मतलब है, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ आती बात है। तो फर्स्ट कॉज है इसका, ये हटा दो। कौन सा था, टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, ठीक है। मिनिमम एनर्जी यहाँ, तो दोनों एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। अट्रैक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के, जहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ेगा सिस्टम की एनर्जी कम होगी, और अगर सिस्टम की एनर्जी कम है, किसी भी कंपाउंड की एनर्जी कम है, तो उसकी स्टेबिलिटी बेटा क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर आर इनफाइनाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस टाइम पे, ज़ीरो होगी, ठीक है। समझ आती है बातें, ठीक है। सेकंड है टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सेम चीज आ गया। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों बेटा, क्योंकि नोबल गैस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, NH2 NP6, ठीक है। जो सेकंड कॉज है वो क्या है, टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये तुम बार बार पढ़ते आ रहे हो, इसमें ज़्यादा कष्ट होना नहीं चाहिए। नोबल गैस का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या है, NH2 NP6। इसका मतलब क्या है, इसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब इसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा। और ऑक्टेट कंप्लीट है इसका मतलब ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है। सेकंड चीज़ यही है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैं तुम्हें एक बार पहले ही बताया था, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, सिंपल स्टेबिलिटी के लिए कर रहे हैं। और अगर उनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो आते हैं तो वो क्या कर लेंगे, स्टेबिलिटी को एक्वायर कर लेंगे। जैसे हमने क्या बात करी थी, सोडियम और क्लोरीन की। तो सोडियम का क्या था बेटा, 2 8 1, क्लोरीन का था 2 7। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया और किसको दे दिया, क्लोरीन को। तो इसका क्या हो गया 2,8, और क्लोरीन का भी क्या हो गया 2,8। ये पॉजिटिव चार्ज लिया, इसने नेगेटिव चार्ज लिया, ठीक है। ये चीज़ तुम बार बार पढ़ते आ रहे हो। तो 2 रीज़न है इसके, 2 कॉज है।
फर्स्ट तो हमने क्या करा, तो एक्वायर मिनिमम एनर्जी, ये तुमने शायद पहले सुना नहीं होगा। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाया किस किस के बीच में, आर और पीई के बीच में, ठीक है, डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में। तो पहले एनर्जी क्या थी, कम थी या जीरो के बराबर थी, अप्रॉक्स जीरो थी जब क्या थी, डिस्टेंस इनफाइनाइट थी। जैसे एक दूसरे को अप्रोच करने लगे एनर्जी कम होती गई, एक फिक्स टाइम यहाँ पे आया जहाँ पे क्या हो गया, एनर्जी मिनिमम थी और वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ दो एलिमेंट्स के बीच में। तो मिनिमम एनर्जी होगी जहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ, उससे जब ज़्यादा क्लोज लेके गए तो दोनों न्यूक्लियस ने एक दूसरे को रिपेल किया और एनर्जी वापस से इंक्रीज होगी। तो पहला कॉज तो है केमिकल बॉन्डिंग का कि एनर्जी कम से कम अगर एक्वायर कर लें, ठीक है, अगर कोई भी एलिमेंट कोई भी कंपाउंड क्या कर रहा है, एनर्जी कम एक्वायर कर रहा है, कम से कम एनर्जी एक्वायर कर रहा है तो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो दूसरा किसके लिए करता है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एक्वायर करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो भी वो क्या हो जाएगा बेटा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये दो रीज़न है बेटा किसके, कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के, ठीक है। इसमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, थ्योरी लिखते जाओगे तो काफ़ी है इसके अंदर भी, बट सिंपल सी बात यही है इसमें। तो ये तुम्हारा है कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, पहला टॉपिक इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने जाएंगे बेटा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे हम, पहला टॉपिक। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर मैं तुम्हें बताया थी, पहली थ्योरी आती है लुईस डॉट थ्योरी, सेकंड है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, एमओटी, ठीक है। ये सब टॉपिक्स हम किस में कवर करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। तो कल से स्टार्ट करेंगे बेटा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, ओके। तब तक इसके प्रॉपर नोट्स बना लेना, जितनी चीज़ें लिखा रखी हैं। सर किसी बच्चे को, सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसको बोल रहे हैं, वीक बॉन्ड किसको बोल रहे हैं, इंटरमॉलिकुलर क्या है, ठीक है। समझ आ गई बेटा बात है, ओके चलो बाय। नोट्स प्रॉपर बना लेना, बार बार जरूरत नहीं होती।